नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूं मैं एक नई मैराथन आपके सामने लेकर के आया हूं और ये स्पेशल जो आर्मी अग्निवीर के लिए जो भी पेपर होने वाले हैं उसमें दोस्तों 100 क्वेश्चंस है, पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आर्मी अग्निवीर के लिए मैराथन क्लासेस होगी पॉलिटी के लिए, क्योंकि आप जानते हो पॉलिटिकल का बड़ा रोल होता है आर्मी में, जिससे 6 या 7 क्वेश्चन जो होंगे आपके इस टॉपिक से आप पूछने वाले हैं। भाई, इस टॉपिक को बड़े ही आसानी तरीके से आपके सामने पूरी कोशिश करूंगा इसको सोल्व करवाने की, विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। टॉपिक पे आते हैं जी अपना, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का जो संविधान है ना, इस संविधान में मूलभूत अधिकार, मूलभूत का अधिकार का अर्थ क्या होता है? मौलिक अधिकार, यानी अपन कह सकते हैं जी मूल अधिकार। अब पॉइंट क्या कह रहे हैं कि मूल अधिकार जो है ये संविधान में कहां से लिए गए थे? तो कहां से लिए गए भाई? यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका से ये लिए गए हैं। तो इसका पहला आंसर क्या आएगा? अमेरिका से। दोस्तों, मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में आते हैं। कौन से भाग में आते हैं जी? 3 में। और इनके लिए जो संविधान में अनुच्छेद आता है ना, वो अनुच्छेद आता है 12 से लेकर के 35 में। और ये स्रोत जो पूछा है ये कहां से लिए जाते हैं? तो अमेरिका से ये लिए गए हैं। दोस्तों, इनमें 12 से 35 में मूल अधिकार आते हैं। इसी मूल अधिकार को या भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आंसर आएगा आपका, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकार को, जो हमने अमेरिका से क्या किए जी? लिए है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्लाइड के ऊपर, भारत में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? जिनका उल्लेख अभी हमने किया है वही अगला क्वेश्चन आ चुका है। भारत में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? अब दोस्तों क्या आंसर दे रहा है, पर कितने थे, यानी कि मूल संविधान में कितने थे? तो पॉइंट आप समझिएगा, मूल संविधान हमारा किस तारीख को लागू हुआ था? तो मूल संविधान का अर्थ है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। किस तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। उस दिन कितने मूल अधिकार थे और वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? तो उनके सामने एक बार लिख देता हूं आपको। दोस्तों, पहला अधिकार आता है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है भाई? समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख आता है संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में। मैं अगर बता दूं, मौलिक अधिकार का उल्लेख आता है संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद कितने अनुच्छेदों से आता है? तो 12 से लेकर के 35 अनुच्छेदों में आता है मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन अपन इस टॉपिक में देखिएगा। हाँ जी, समानता का मूल अधिकार ये हुआ। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, ये जो मूल अधिकार का पहला पॉइंट है समानता का अधिकार, दूसरा इसमें अपना आता है मूल अधिकार नंबर 2, वो मूल अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है भाई 19 से लेकर के 22 में, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा अधिकार आता है दोस्तों इसमें अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है जी? शोषण के विरुद्ध अधिकार। पॉलिटी ऐसा टॉपिक है जिसमें से 101% क्वेश्चन आपके बनेंगे, और दोस्तों जो बनेंगे वो पूरी कोशिश करूंगा आपकी इसी वीडियो से हो और मैराथन वाली वीडियो से ही आपके सोल्व हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये अगला पॉइंट आता है इसका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अर्थ होता है धर्म से किसी भी धर्म को मान, अपन अपने हृदय से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, जिसका उल्लेख आता है 25 से 28 में। उसके बाद बात करते हैं पांचवा अधिकार अपना आता है दोस्तों, ये संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जो अल्पसंख्यकों के लिए है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये किसके लिए आता है? अल्पसंख्यकों के लिए आता है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? तो वह धर्म जिसकी संख्या कम हो। क्या कम हो? संख्या कम हो। तो ये केवल किसके लिए है? तो ये केवल दोस्तों किसके लिए आता है? अल्पसंख्यकों के लिए आता है। कौन सा अल्पसंख्यकों के लिए आता है? तो 29 और 30 या ये अधिकार आता है। अल्पसंख्यक हिंदू धर्म को छोड़ करके भारत में सभी धर्मों की संख्या क्या होती है दोस्तों? अधिकार अल्पसंख्यक होते हैं। अगला आता है संपत्ति का अधिकार। इसका उल्लेख भाई अनुच्छेद 31 में आता था। कौन से में है? 31 में। माता पिता की जमीन आपके पास ही आएगी, ऐसा अधिकार अपना कौन सा कहता है? 31 कहता है। और 7वां अधिकार इसमें था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 7वें अधिकार का नाम आता है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परीक्षा से भी पहले की तैयारी,
परीक्षा से भी पहले की तैयारी, वीआरबी एजुकेशन का सपना, जो भी कर रहे हैं तैयारी उनको मिले सबको वर्दी। तो वो अधिकार भाई आपके है, ये है मूल अधिकार जो है, ये मूल अधिकार वो होते हैं जो आपके और आपको इनसे कोई नहीं छीन सकता। यदि आप कोई आपका ये मूल अधिकार कोई छीनता है ना, तो अनुच्छेद 13 के तहत अपन कोर्ट में इसको चुनौती दे सकते हैं भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 और 30, संपत्ति का अधिकार 31 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में था। अब भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, मूल अधिकार कितने थे मूल संविधान में? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो आंसर आया कितने थे? 7। कितने थे दोस्तों? 7। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? तो भाई वर्तमान में आते हैं 6। ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको हटा दिया गया। ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको हटा दिया गया। वर्तमान में कितने आते हैं? 6। भाई संपत्ति का अधिकार जो है, इसको 44वां संविधान संशोधन किया गया। ये एसएस का अर्थ होता है संविधान संशोधन। कब किया गया? 1978 में। किस प्रधानमंत्री ने किया? तो मोरारजी देसाई ने किया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने क्या किया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया, अनुच्छेद 31 को समाप्त कर दिया और इसको दोस्तों यहाँ पर एक कानूनी अधिकार बना दिया, एक वैधानिक अधिकार बना दिया, जिसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300 में आता है। जिसका उल्लेख वर्तमान में अनुच्छेद 300 में आता है। यहाँ पर थोड़ा सा और देखिएगा, इस स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों, इसमें अनुच्छेद आता है 19। इस 19 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई थी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी भारतीय संविधान में? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। आज इनकी संख्या कितनी आती है? तो 6 स्वतंत्रताएं हैं भाई। 19F जो था उसमें भी था। 19F में क्या लिखा था या 19 में क्या लिखा था? तो दोस्तों 19 में यहां पर ये लिखा था संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति एक स्वतंत्रता भी थी और दोस्तों संपत्ति एक अधिकार भी था। तो संपत्ति एक स्वतंत्रता होगी, ऐसा किसमें लिखा था? 19F में। इसे भी समाप्त कर दिया, इसे भी समाप्त कर दिया। कौन से संविधान संशोधन थे? 44वें संविधान संशोधन। किस प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दिया? मोरारजी देसाई ने भाई इसको समाप्त कर दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो कितने थे जी? 7 थे। आपसे पूछे वर्तमान में कितने आते हैं? 6। कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया। ये कौन से अनुच्छेद में था? 31 में था। और दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसको हटा दिया। वर्तमान में कानूनी वैधानिक अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 में आता है। इसी प्रकार से 19 में 7 प्रकार की मूल संविधान में स्वतंत्रताएं थी। वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं आती है? 6 आती है। मूल संविधान में दोस्तों 7 थी, एक इसमें हट चुकी है। वो कौन सी हटी थी? तो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, वो हट चुकी है। ओके जी, क्लियर है भाई पॉइंट? यदि समझ में आए तो मेरे लड़ लो, लाइक जरूर कर दिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? भाई अभी जो वीडियो आपने जो पिछला क्वेश्चन था उसी के अंतर्गत मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 19। उसी के अंतर्गत क्या आता है? अनुच्छेद 19। भाई स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो अभी अभी देखा था हमने स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 में। अब दोस्तों इसमें भी एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 19। इस 19 में अभी हमने पढ़ा था 7 स्वतंत्रताएं थी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार? अभिव्यक्ति का अर्थ होता है अपने बातों को या अपने विचारों को किसी अन्य माध्यम से किसी के पास पहुंचाना। भाई मैं राष्ट्रपति के पास सीधा समक्ष नहीं जा सकता, द्रौपदी मुर्मू जी के पास सीधा नहीं जा सकता, लेकिन उनका जो सोशल मीडिया है या उनके पास पत्र वगैरह लिख करके मैं अपनी बातों को उन तक पहुंचा सकता हूं। यह होता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो दोस्तों एक किस में आएगी? आपकी स्वतंत्रता का अधिकार आएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, जिसका उल्लेख दोस्तों वर्तमान में अगर आपसे पूछे कौन से आर्टिकल में आता है तो दोस्तों आप क्या कहोगे? 19A में आता है, जिसमें विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इसमें आती है। और हमारे पास संविधान अगर आपसे पूछे ऑप्शन अगर प्रस्तावना दे देता तो भाई प्रस्तावना में भी इस बात जिक्र आता है। प्रस्तावना में दोस्तों क्या आता है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, वो भी टॉपिक यहां पर आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे
आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भाई ये क्वेश्चन पीछे आपके सामने रिपीट किया था, क्या कह रहा है, संपत्ति का अधिकार है। क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, प्राकृतिक भी नहीं है, विधिक, विधिक, अच्छा हाँ जी विधिक दे दिया। विधिक को ही क्या कहते हैं, न्यायिक अधिकार। विधिक को ही क्या कहते हैं, न्यायिक अधिकार। इसे कहते हैं जी अपन न्यायिक अधिकार, बिल्कुल न्यायिक अधिकार है जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 में आता है। नैतिक अधिकार है ही नहीं भाई। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। बिल्कुल भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी मूल संविधान, मूल संविधान का अर्थ क्या होता है, 26 जनवरी 1950 इस दिन मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में कितने हैं, दोनों चीजों का आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। मूल संविधान में मूल कर्तव्य संख्या कितनी थी जी, 10 थे। कितने थे भाई, 10 मूल कर्तव्य थे। ओके पहला पॉइंट क्लियर है भाई। क्या कह रहा है, 0, सॉरी गलती हो गया, मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे, 0 थे। फिर भाई एक समिति बनी, उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था इसका, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। दोस्तों इस स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की और सिफारिश की तो एक संविधान संशोधन करना पड़ा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों यहां पर कितने मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए, 10 मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए। उसके बाद दोस्तों एक संविधान संशोधन और हुआ, वो संविधान संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और प्रधानमंत्री कौन आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री कौन है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दोस्तों यहां पर क्या किया गया, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क व शिक्षा प्राप्त कराने का प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये 3 पॉइंट आपके हुए। संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन तहत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 तहत जोड़े। इंदिरा गांधी ने जोड़े, किस समिति सिफारिश जोड़े, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश जोड़े। कितने जोड़े, 10 जोड़े। वर्तमान में कितने इनकी संख्या, तो भाई वर्तमान में संख्या आती है 11। 11वां किसने जोड़ा, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने 86वां संविधान संशोधन 2002 करके जोड़ दिया। मेरे बच्चों अगर समझ में आ रहा हो, यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, तो भाई कितने किए गए, 11। अभी पीछे बताया था, 10 स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने जोड़े और 11वां जो है वो किसने जोड़ दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है। दोस्तों समता आ जाए या समानता आ जाए, एक ही बात है भाई। समता कह लो या क्या कह लो, समानता कह लो, एक ही बात है जी। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। सिर्फ 14 ही नहीं कह सकते, 14 से 18 में आता है समानता का अधिकार। और क्वेश्चन पूछे विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता, तो आपका हो सकता था इसमें अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। और दोस्तों विधि का समान संरक्षण और विधि का समान संरक्षण, ये कौन सा आर्टिकल आता है आपका, 14 कहता है भाई। कौन सा आर्टिकल कहता है, 14। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, अनुच्छेद 14। अगली स्लाइड पे आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या स्पर्शता का उन्मूलन करता है। छुआछूत या स्पर्शता का उन्मूलन, उन्मूलन का अर्थ होता है समाप्त करता है, उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, समाप्त करता है। छुआछूत क्या होती है, SC ST के लोगों को जो था वो भाई प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, SC ST के लोगों को टच नहीं करना दिया जाता था, ये होता था छुआछूत। इस छुआछूत या स्पर्शता का अंत कौन सा क्या होता है, समाप्त करता है। और कौन सा आर्टिकल करता है, अनुच्छेद 17। और यही अनुच्छेद 17 समाज में समानता की स्थापना करता है, समाज में सामाजिक समानता की स्थापना भी यही अनुच्छेद करता है। तो छुआछूत की तो करता ही करता है, साथ ही साथ सामाजिक समानता की भी क्या करता है, स्थापना करता है, की स्थापना करता है। अनुच्छेद 17 है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आर्मी में बनने वाला क्वेश्चन है। अगला स्लाइड पे आते हैं, नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से एक राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार का अर्थ क्या होता है, राजनीति में भाग लेने का अधिकार होना। तो राजनीतिक अधिकार, कार्य का अधिकार बिल्कुल नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं। शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21M में आता है, जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं भाई, मतदान देने का अधिकार। क्या आएगा इसमें, मतदान देने का अधिकार। जो 18 वर्ष का है उसको वोट डालने का अधिकार क्या कहलाता है, आपका राजनीतिक अधिकार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहां से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं। तो आंसर क्या आएगा,
जाएगा इसका आयरलैंड से लिए गए हैं। दोस्तों ये राज्य नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं ये भाग 4 में आते हैं, और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 में आते हैं, और स्रोत कहाँ से आता है इसका आयरलैंड से लिए गए हैं। वेरी गुड भाई। 11वां क्वेश्चन आता है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? भाई गांधी ने एक बात कही थी कि भारत में कोई लोकतंत्र की जरूरत नहीं है, यहाँ तो राम राज्य प्रणाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राम राज्य प्रणाली। तो राम राज्य प्रणाली का अर्थ होता है कि इस राम भगवान ने जिस प्रकार से गुप्तचरों के कहने पर कहने पर सीता माता को वनवास निकाल दिया था, ये जानते हुए भी कि वह पेट से है, गर्भ से है, फिर भी उसको भाई वनवास निकाल दिया, तो वो प्रणाली चाहते थे यहाँ पर महात्मा गांधी। तो अगला क्वेश्चन आता है जी आपके सामने 12वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है? भाई ऐसा भाग 4 में लिखा गया है। तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये बात आती है कि भारत का जो संविधान है उसमें, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व में बात लिखी गई है जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में आता है। और ये हमने कहाँ से लिए है स्रोत? तो आयरलैंड से हमने दोस्तों क्या किया, इनको ग्रहण किया है। तो आयरलैंड से लिए हुए 36 से 51 अनुच्छेदों में से भाग 4 में से कौन सा आर्टिकल जो ऐसा कहता है? तो दोस्तों आंसर होगा 38। वैसे भी आप देख ही लो 36 से 51 की बात कर रहा है तो 99 और 69 तो वैसे ही कट जाते हैं भाई, बचे 38 और 59 भाई अपने यहाँ पर 51 में आता है तो ये भी कट गया, तो 39 ना आकर दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका 38। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोक कल्याण में वृद्धि हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ऐसा दोस्तों आर्टिकल 38 में मिलता है, भाग 4 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो अभी अभी हमने पीछे देखा है भाग 4 में, और अनुच्छेद भी पूछ ले तो दोस्तों क्या आ जाएगा आपका 36 से 51 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, ये 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकता है? किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? भाई एक तो होता है साधारण बहुमत और एक होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत तो होता है दोस्तों साधारण बहुमत तो होता है भाई, साधारण बहुमत तो होता है 2/3 का। साधारण बहुमत तो किसका होता है? 2/3 का। और विशेष बहुमत किसका होता है? 1/10 का होता है। तो कह रहा है कि किन्हें इनको ठीक किया जा सकता है? तो दोस्तों यहां पर किसको ठीक किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही विशेष बहुमत के द्वारा क्या किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये अवाद योग्य है। अवाद योग्य का अर्थ ही होता है कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में आप चुनौती नहीं दे सकते, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में आप इसको चुनौती नहीं दे सकते, इसलिए क्या कहलाते हैं? अवाद योग्य। अवाद योग्य कौन कौन है? तो भाई एक तो भाग 4 है। क्या है? भाग 4, जिसमें क्या आता है? नीति निर्देशक तत्व। संविधान में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते? तो भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो इसके लिए आर्टिकल आते हैं 36 से लेकर के 51 तक का। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि और क्या है साहब जी? तो और क्या क्या आता है? भाग 4 क्या आता है जी? भाग 4 कै, ये भाग 4 कै में आते हैं मूल कर्तव्य, जिसके लिए आर्टिकल आता है 51 कै। इसे भी चुनौती आप नहीं दे सकते हो। तीसरा आता है मेरे भाइयों, इसमें तीसरा पॉइंट आता है प्रस्तावना को भी चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रस्तावना को भी आप संविधान में चुनौती नहीं दे सकते, अवाद योग्य होते हैं भाई ये। अगला पॉइंट इसमें आता है दोस्तों परिसीमन आयोग की रिपोर्ट। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट, दोस्तों ये परिसीमन आयोग क्या करता है? सीमा वगैरह का निर्धारण करता है। इसके अलावा जो चुनावों से संबंधित रिपोर्ट बनाता है वो परिसीमन आयोग है। और एक 5वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों इसमें 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। तो संविधान में आपसे क्वेश्चन पूछे किस किस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते? तो कोर्ट में जिस पर वाद विवाद ना किया जा सके, कोर्ट में चुनौती ना दे सके
वो 5 चीजें हैं संविधान में, कौन कौन सी? भाग 4 क्या प्रस्तावना 9वीं अनुसूची परिसीमन आयोग की रिपोर्ट। तो आपका आंसर यहां पर इसलिए पूछा गया है कि विशेष बहुमत के द्वारा अगर संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत होता है 1/10 का, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भाई विशेष बहुमत का अपन प्रयोग कर सकते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए वीआरबी एजुकेशन एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए कंटिन्यू मैराथन क्लासेस आर्मी स्पेशल लेकर के आया है। ऐसे ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, जिनके दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सिस्टर वगैरह हैं, उनको भी आप वीआरबी एजुकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारा का सारा सिलेबस पूरा कराएगा और निःशुल्क सिलेबस पूरा करवाएगा। आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो बनाना वो हम करेंगे, ये हमारी ड्यूटी होगी आपके लिए भाव से, बिना स्वार्थ भाव से, जी निस्वार्थ भाव से आपके लिए सेवा करना। बस आपको दोस्तों क्या करना है, यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आपका साथ चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? भाई कार्यपालिका देख लो एक बार क्या होती है। आज देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है ना, आज देश की क्या चलानी है? आपको शासन व्यवस्था चलानी है। तो कहता है शासन व्यवस्था के अंग कितने होते हैं? तो अंग कितने आएंगे? 3। तो देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए दोस्तों कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। भाई ये कौन कौन से? सर पहली बार सुन रहे हैं, चिंता ना करो जी, खूब आपने सुने हुए। एक है कार्यपालिका, दूसरी आती है व्यवस्थापिका, इसे ही कहते हैं दोस्तों विधायिका, और तीसरी आती है इसमें न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अगला पॉइंट आता है इसमें 2 प्रकार की सरकार होती है। कितने प्रकार की सरकार होती है? 2 प्रकार की, एक केंद्र सरकार और दूसरी आती है जी राज्य सरकार। अब आपसे चाहे किसी का भी पूछे, केंद्र का पूछे तो केंद्र का, राज्य का पूछे तो राज्य का। केंद्र का कार्यपालिका का प्रमुख कौन आएगा? राष्ट्रपति, देश का सर्वे सर्वा राष्ट्रपति। ऐसे ही राज्य का कौन आता है दोस्तों? राज्यपाल। राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो आता है वो आता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। यहां पर उपराज्यपाल मत कर देना, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं, राज्यों में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखिएगा, ये कह रहा है तीसरा कौन आता है? तो तीसरा आता है भाई प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री केंद्र में होगा वैसे यहां पर कौन आ जाएगा? सीएम आएगा। चौथा पॉइंट कहता है मंत्री परिषद। जैसे केंद्र की मंत्री परिषद होगी ना, वैसे ही किसकी मंत्री परिषद होगी दोस्तों? राज्य की भी मंत्री परिषद होगी। और 5वां पॉइंट मेरे बच्चा इसमें क्या आता है? वो कहता है कि अटॉर्नी जनरल होगा। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल बोलते हैं महान्यायवादी को। केंद्र में अटॉर्नी जनरल होगा और राज्य में कौन होगा? एडवोकेट जनरल होगा। ये अटॉर्नी जनरल तो देश का सबसे बड़ा वकील और एडवोकेट जनरल राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है। क्वेश्चन क्या पूछा? भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का पूछ रहा है, ऑप्शन केंद्र सरकार का दे रखा है। आंसर क्या आ गया आपका? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे पूछे तो उपराष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नाम मात्र और वास्तविक 2 प्रकार की कार्यपालिका और है, वो भी आपके सामने अभी पेश करूंगा। दोस्तों व्यवस्थापिका में वही सरकार 2 प्रकार की, एक केंद्र सरकार और दूसरी कौन सी भाई? राज्य सरकार। केंद्र सरकार में तो होता है संसद। केंद्र सरकार में क्या आती है? संसद। जिस संसद के कितने सदन होंगे? 2, राज्यसभा और दूसरा कौन सा आएगा? लोकसभा। ऐसे ही दोस्तों राज्य में होती है राज्य विधानमंडल। राज्य में क्या होती है? राज्य विधानमंडल। और इस राज्य विधानमंडल के भी भाई 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और दूसरी क्या होती है? विधानसभा। अब आपसे पूछे इनके अंगों के बारे में, संसद के सदन तो बता दिए सर आपने 2, अंग और बताओ ना। तो भाई अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तीसरा इसमें जुड़ जाएगा राष्ट्रपति। पहला तो था ही राज्यसभा, दूसरा क्या आ जाएगा? लोकसभा, और तीसरा इसमें क्या जुड़ गया? राष्ट्रपति। ऐसे ही दोस्तों आपसे पूछ ले राज्य विधानमंडल के अंग कितने होते हैं? तो राज्य विधानमंडल के भी अंग कितने आएंगे? 3 आएंगे। पहला इसमें जैसे केंद्र में राष्ट्रपति जुड़ा, ऐसे राज्य में कौन जुड़ जाएगा? राज्यपाल। दूसरा दोस्तों इसमें विधान परिषद और तीसरी कौन जुड़ जाएगी? विधानसभा। बात करें न्यायपालिका की, न्यायपालिका में दोस्तों वही सरकार आप 2 प्रकार की कर दो, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र में होता है सुप्रीम कोर्ट, राज्य में होता है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और एक व्यक्ति तो दोनों सरकारों के लिए काम करता है, CAG या कैग।
भाई ये नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये आपका क्वेश्चन लो जी। एक क्वेश्चन और पूछे दोस्तों, भारत में कितने प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है? तो भाई भारत में 2 प्रकार की कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका। और दोहरी प्रकार की कार्यपालिका कैसे होती है तो वो समझिएगा। एक है दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका। कौन सी आती है? नाम मात्र की कार्यपालिका, या इसे अपन बोलते हैं संवैधानिक कार्यपालिका, संविधान की कार्यपालिका। क्वेश्चन जैसे भी पूछे आंसर आप अच्छे से सटीक रूप से दीजिएगा। दूसरी आती है भाई इसमें वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी कौन सी आ गई बच्चा? वास्तविक कार्यपालिका। अब केंद्र में इसका अध्यक्ष कौन होगा और राज्य में इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो नाम मात्र का केंद्र में अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, ऐसे ही राज्य में इसका अध्यक्ष कौन होगा? भाई राज्यपाल होगा, नाम मात्र या संवैधानिक का। और वास्तविक का पूछे तो प्रधानमंत्री, और यहां पर कौन आ जाएगा? सीएम। क्वेश्चन कैसे भी आए आराम से आंसर दीजिएगा। यहां सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन आएगा? राष्ट्रपति। यदि आपसे पूछते राज्य की कार्यपालिका का राज्यपाल, और यदि आपसे यहां पर दे दे नाम मात्र कार्यपालिका का राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, लेकिन बच्चा वास्तविक कार्यपालिका का दे देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, वहां पर आंसर प्रधानमंत्री आता, और या फिर राज्य का पूछता तो सीएम आता। यही तो डाउट होते हैं जो पेपर में क्वेश्चन में समझ में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन आता है उपराष्ट्रपति पदेन, अध्यक्ष नहीं सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? सभापति। लोकसभा में चलते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, और राज्यसभा में क्या चलते हैं? सभापति। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। किसका पदेन सभापति होता है जी? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अभी अभी हमने बात की थी संसद के सदस्यों को, 2 भागों में बांटा है अपन ने संसद के सदस्यों को। एक तो आता है जी इसमें राज्यसभा, और दूसरी कौन आती है? लोकसभा। तो एक तो है भाई राज्यसभा और दूसरी होती है इसमें लोकसभा। राज्यसभा में तो होता है सभापति, राज्यसभा में आता है सभापति, और दूसरा इसमें आता है उपसभापति। राज्यसभा में कौन आएगा? सभापति, दूसरा आता है उपसभापति, और फिर नीचे आते हैं सदस्य। तो राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 245, वो इसके नीचे आ जाएंगे। दूसरा बात करें लोकसभा में होते हैं अध्यक्ष। लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष। अध्यक्ष के नीचे होता है उपाध्यक्ष, और फिर होते हैं सदस्य। सदस्य पहले 545 थे और अब 543 है। थोड़ा सा ध्यान से आप इनको देख लीजिएगा, कहीं 543 मिले तो 43 कर दीजिएगा और 45 मिले तो 45, क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा जो एंग्लो इंडियन का पद था ना उसको क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखिएगा, इन सदस्यों में से किसका चयन होता है? उपसभापति का चयन होता है। राज्यसभा के सदस्य 245 सदस्य है ना, इनमें से सिर्फ यहां पर उपसभापति का चयन हुआ, लेकिन इन सदस्यों में से उपाध्यक्ष भी चुना जाएगा, और इन्हीं सदस्यों में से क्या चुना जाएगा? अध्यक्ष भी इन्हीं सदस्यों में चुना जाता है। ये जो राज्यसभा का सभापति होता है ना, ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? अरे बड़े अच्छे से डायग्राम अपन सोल्व कर लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए खूब आराम से आप करोगे। एक साइड तो लिख देता हूं मैं इनकी उम्र कितनी चाहिए, और एक साइड लिखता हूं दोस्तों इनका कार्यकाल। एक साइड तो क्या लिख दिया? उम्र, और दूसरी साइड लिख दिया मैंने कार्यकाल। भाई आपसे पूछे राष्ट्रपति की कितनी उम्र चाहिए, कोई दिक्कत ना जी। उपराष्ट्रपति की पूछे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधान और राज्यपाल की पूछे तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके लिए कितने साल का उम्मीदवार चाहिए? 35 वर्ष का उम्मीदवार चाहिए। इनका कार्यकाल कितना आएगा बच्चा? 5 वर्ष आएगा तीनों का ही। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे राज्यसभा का कार्यकाल या राज्यसभा के, या दोस्तों इसमें आप विधान परिषद को और शामिल कर लीजिएगा, पीछे बताया था विधान परिषद। राज्यसभा या विधान परिषद जो है इनके सदस्यों की उम्र कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है। कार्यकाल कितने वर्ष का आता है इनका? 6 वर्ष का आता है। तीसरा पॉइंट कह रहा है लोकसभा होती है राज्यों में या होती है केंद्र में? तो केंद्र में होती है लोकसभा और राज्यों में होती है विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा, या आपसे पूछ ले इन्हीं लोकसभा विधानसभा में होते हैं प्रधानमंत्री, राज्यसभा में होते हैं सीएम, या पूछे दोस्तों किसी भी मंत्री का
कार्यकाल पूछ ले या भाई आपसे उम्र पूछ ले कितनी करोगे, 25 वर्ष। कार्यकाल कितना करोगे, 5 वर्ष करोगे। फटाक दे से आंसर दे दीजिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, 35 वर्ष भाई इसका होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग होता है। किसका अंग होता है, संसद का। दोस्तों अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति संसद का, ऐसा लिखा है आर्टिकल 79 में। किसमें लिखा है, अनुच्छेद 79 में और संविधान के भाग 5 में ऐसा लिखा है कि राष्ट्रपति संसद का सदन भी होगा, सदन का सदस्य भी होगा और संसद का अभिन्न अंग भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, 19वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। अभी अभी पीछे बताया था हमने, राज्यसभा का 6 वर्ष का आएगा, बाकी सबका आपको कितना करना है, विधान परिषद राज्यसभा का 6 वर्ष का, बाकी सबका 5 वर्ष का। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं। दोस्तों नामित का अर्थ यहां पर आप लिख सकते हो मनोनीत किए जाते हैं। भाई आपके सामने मैं राज्यसभा का वर्तमान में है ना कार्यकाल ये सदस्यों का इस प्रकार से बना देता हूं। दोस्तों राज्यसभा की वर्तमान सीट कितनी होती है वो देखिएगा आप। तो भाई वर्तमान सीट इसकी निश्चित की गई है 245। इस 245 को 2 भागों में बांट दिया। एक सदस्य होते हैं जी इसमें निर्वाचित सदस्य, एक कैसे आएंगे भाई, निर्वाचित सदस्य, और एक आते हैं इसमें मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य राज्यसभा में होते हैं 12। तो भाई आपको 245 में से 12 सदस्य मनोनीत करोगे, कितने आ जाएंगे, 233। इनको फिर मैं 2 भागों में बांट देता हूं। यदि आपसे पूछे राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज यूटी से कितने आते हैं, तो भाई यूटी से सीट थी अभी तक तो 4, लेकिन 4 और बढ़ चुकी है। इसको भाई 2 भागों में हमने बांट दिया, दिल्ली और पुडुचेरी। दोस्तों दिल्ली में सीट आती है 3 और पुडुचेरी में सीट कितनी आती है 1। कितने बच गए, राज्यों से 229 सदस्य आते हैं। सर्वाधिक भी पूछ ले तो सर्वाधिक राज्यों से आने वाले 31 सीट आती है यूपी से। राजस्थान की पूछे 10 आएगी, हरियाणा की पूछे 5 सीट आएगी। ये सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित की गई है। इन 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा राष्ट्रपति। भाई राष्ट्रपति मनोनीत करेगा, कितने क्षेत्रों में करेगा, तो पहले 4 क्षेत्र थे मूल संविधान में। कौन कौन से थे, तो कला था, विज्ञान थी, साहित्य था, समाज सेवा था। ये 2014 में दोस्तों एक नया जोड़ दिया, खेल। और खेल से मनोनीत होने वाले एकमात्र आते हैं सचिन तेंदुलकर। तो इन 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यही मैं बात करूं राज्यसभा की अधिकतम सीटों को लेकर के, राज्यसभा की दोस्तों अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान से पॉइंट देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कैसे भी आए आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। राज्यसभा की वर्तमान सीट 245 है, अधिकतम सीट 250 आती है। 2 भागों में मैंने बांट दिया, वो ही राज्यों से निर्वाचित और दोस्तों एक आता है मनोनीत। अच्छा सॉरी, राज्यों से कितने आएंगे, मनोनीत कितने होंगे भाई 12, तो वही हो जाएंगे इसमें मनोनीत सदस्य। अब यहां पर 250 में से आप 12 माइनस करोगे तो 238 के आ जाएंगे, यहां से निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे जी। अब भाई निर्वाचित को सदस्यों को फिर 2 भागों में हमने बांट दिया। तो दोस्तों यहां पर 4 सदस्य तो वही सीट आएंगे यूटी से, और यूटी से एक तो दिल्ली और पुडुचेरी। दिल्ली में सीटों की संख्या 3 है और पुडुचेरी में सीटों की संख्या कितनी आती है, 1 आती है। यहां पर 229 थे, 5 जोड़ दो इसमें 34। तो 234 सदस्य कहां से निर्वाचित होकर के आएंगे, राज्यों से निर्वाचित होकर के आएंगे। इन 12 सदस्यों को वहीं से मनोनीत किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि धारा 370 को समाप्त किया गया मोदी सरकार के द्वारा। 35 अनुच्छेद 35(1) को समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसको यूटी का दर्जा दे दिया गया। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछता है, कितने यूटी में राज्यसभा की सीट है। तो अभी तक तो जितने यूटी में राज्यसभा की सीट थी ना वो दिल्ली और पुडुचेरी में थी, लेकिन अब सीटें बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी भाई सीट होंगी, जम्मू कश्मीर में भी सीट होंगी, और सिर्फ राज्यसभा की नहीं विधानसभा की भी सीट होंगी। तो राज्यसभा और विधानसभा की सीट कितने यूटी में आएगी ये क्वेश्चन है। तो दिल्ली में राज्यसभा की सीट है 3, पुडुचेरी में राज्यसभा की सीट आती है 1, और अब जम्मू कश्मीर में भी राज्यसभा की सीट होंगी 4।
ऐसे विधानसभा की दिल्ली में सीट आती है 70, पुडुचेरी में 30 आती है, और दोस्तों जम्मू कश्मीर में सीट आएगी तो 90 हो जाएगी। यहाँ पर अपना क्वेश्चन था राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 किए जाते हैं, 2 किए जाते थे लोकसभा में, उनका पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। 21 क्वेश्चन हमारे सामने है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल जी, पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में पहला वित्त आयोग बना था, और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। 1951-52 में बना केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो वर्तमान में वित्त आयोग अभी भी गठित हुआ है 2023 में, 16वां वित्त आयोग है भाई, और इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अरविंद पनघड़िया, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जो है वो इसके क्या बने हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं 16वें वित्त आयोग के। तो पहले 15वें जो वित्त आयोग था उनका भी इंपॉर्टेंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो एन.के. सिंह, श्री एन.के. सिंह जो थे वो इसके क्या थे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम जो वित्त आयोग बना था 1951 में बना था। अगला क्वेश्चन आता है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भाई वित्त आयोग जो है ये केंद्र का वित्त आयोग की पूछ रहा है। 2 प्रकार के आयोग होते हैं, केंद्र का और राज्य का। जहां पर केंद्र शब्द लग जाए ना तो उन सबकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और जहां पर राज्य शब्द लग जाए और पीछे आयोग आए चाहे कोई भी, तो उनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। तो केंद्रीय वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, यहाँ पर राष्ट्रपति करता है, जिसमें 1+4 = 5 टोटल सदस्य होते हैं। देश की सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन कौन होता है, जिसे अपन कह सकते हैं चीफ इन कमांडर। तो चीफ इन कमांडर कौन होता है, तो ये आपका सही आंसर होगा, राष्ट्रपति होता है। चीफ इन कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ऐसा लिखा है संविधान के अनुच्छेद 56 में। ऐसा अनुच्छेद 56 में लिखा है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या चीफ इन कमांडर होगा। आज अपने सेना की स्थिति इस प्रकार से है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति किस रूप में विराजमान है, चीफ इन कमांडर, सर्वोच्च सेनापति के रूप में। उसके नीचे क्या आता है, सीडीएस आता है। तो वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान है भाई वर्तमान में सीडीएस। और पहले कौन बने थे, जनरल विपिन रावत पहले सीडीएस बने थे। इसके नीचे भाई तीनों प्रकार की सेना, हम पहले लिख रहे हैं नौसेना है, उसके बाद आती है इसमें वायुसेना, और तीसरी आती है भाई इसमें थल सेना। आप जानते हो नौसेना के अध्यक्ष को एडमिरल कहा जाता है, और वर्तमान में जो एडमिरल है उनका नाम क्या है, आर हरि कुमार। नौसेना के प्रमुख का क्या नाम है, आर हरि कुमार। ये वर्तमान में हमारे क्या है, नौसेना के अध्यक्ष है, एडमिरल है। वायुसेना का जो अध्यक्ष होता है इसे कहा जाता है एयर चीफ ऑफ मार्शल। और दोस्तों ये विवेक राम चौधरी, वी.आर. चौधरी जो है, विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष है। थल सेना के अध्यक्ष को जनरल कहा जाता है। और दोस्तों ये है मनोज पांडे जो है वर्तमान में थल सेना के क्या है, अध्यक्ष है। तो इस प्रकार की हमारी स्थिति संसद में है। अगला पॉइंट आता है 24वां, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है। भाई जो राष्ट्रीय आपातकाल जो शब्द है ना, ये हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। इसका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में आता है, तो दोस्तों इसका उल्लेख संविधान के भाग 18 में आता है। और आपसे अनुच्छेद भी पूछ ले तो भाई इसके लिए अनुच्छेद जो आते हैं वो 352 से लेकर के 360 में आता है। अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में या आपातकाल के बारे में, अब दोस्तों ये आपातकाल होता है 3 प्रकार का। एक अनुच्छेद 352 में आता है, एक अनुच्छेद 356 में आता है, और दूसरे अनुच्छेद की बात करें तो 360 में आता है। एक 352 का, 356 का और 360 का, ये 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। जो 352 वाला जो आपातकाल है इसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये लगभग पूरे देश क्षेत्र में लगता है, पूरे देश में लगेगा राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी लगना पूरे देश में। जो 356 वाला है इसे कहा जाता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ये राज्यों में लगता है, 28 के 28 राज्यों में जो लगेगा वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है। और 360 का नाम आता है वित्तीय आपातकाल। ये जब लगता है जब धन का संकट आए तो 3 प्रकार का आपातकाल है। आपसे क्वेश्चन पूछा राष्ट्रीय आपात की स्थिति तो कौन से आर्टिकल में आती है, यहाँ पर अनुच्छेद 352 में आती है।
25वां क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु, भाई ऐसा संविधान में इसके रिटायर होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, तो आंसर होगा कोई सीमा नहीं है, जब तक चाहे तब तक चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसे क्या होगा, वोटों में खड़ा होने का अधिकार होगा, इसके अलावा वो वोटों में जीतना चाहिए भाई। तो यहाँ पर कोई भी समय सीमा का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता। हाँ, उसकी न्यूनतम सीमा का उल्लेख मिलता जो 35 वर्ष होती है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? 70 को ही क्या कहा जाता है जी? अधिवेशन कहा जाता है। दोस्तों, इस संयुक्त अधिवेशन का जो उल्लेख आता है ये आर्टिकल 85 में आता है। कौन से आर्टिकल में आता है जी? 85 में आता है। क्या कहता है कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाएंगे? पहले तो ये देखिएगा, दोनों सदनों के बुलाने हैं जब किसी विधेयक को लेकर के या किसी भी बिल को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद हो जाए। कोई भी बिल आया तो उस बिल को लेकर के दोनों सदनों में क्या हो जाए? मतभेद हो जाए। तो भाई उस मतभेद को दूर करने के लिए, राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के सत्र बुलाएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? संसद के सत्र बुलाएगा। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला तो रहा है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो अध्यक्षता कौन करता है जी? इसकी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। या माफ कीजिएगा 85 लिख दिया मैंने, 108 आर्टिकल में आता है, अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख मिलता है संयुक्त अधिवेशन का। अगला पॉइंट आता है जी अपना 27वां नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो भाई जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकता है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं। अनुच्छेद 57 में ऐसा लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक होता है? तो पहले तो ये देखो, अध्यादेश क्या होता है? जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हो, जब संसद के सत्र या अधिवेशन नहीं चल रहे हो और राष्ट्रपति को ये लगे कि कोई नया कानून बनाना है, राष्ट्रपति को क्या बनाना है? नया कानून बनाना है। वो नया कानून ही दोस्तों क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। अब भाई संसद के जो सत्र होते हैं ना, वो 3 होते हैं। अब दोस्तों तीनों में से 2 करवाने 1 साल में अनिवार्य होते हैं, तो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 6 महीने। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि तक, नया कानून कब तक लागू हो सकता है? जब दूसरा सत्र प्रारंभ होगा, तो संसद चाहे तो इसको लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो इसको हटा देगी। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा इसका? 6 माह। 29वां क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जाता है भाई। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग। ये हमने कहां से ली है महाभियोग की प्रक्रिया? अमेरिका से ली है। महाभियोग का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है जी? अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग की प्रक्रिया। क्या कहता है महाभियोग? महाभियोग कहता है कि रीजन क्या होना चाहिए लाने का। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन कर दिया जाए तो लाया जाएगा। संविधान का क्या कर दिया जाए? उल्लंघन। इसी उल्लंघन को अपने एक नाम और दे सकते हैं, अतिक्रमण करने पर। तो संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण कर देता है राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर अध्यादेश उस पर महाभियोग प्रक्रिया लाई जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है महाभियोग कौन लेकर के आएगा? तो वैसे इसका आंसर क्या आएगा? संसद। कौन लेकर के आएगा जी? संसद लेकर के आएगी। अब आप जानते हो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा सदन लेकर के आएगा, तो बच्चा कोई सा भी सदन का सदस्य कोई भी सदन लेकर के आ सकता है। राज्यसभा भी लेके आ सकता है और लोकसभा भी लेके आ सकता है। माना कि मैं यहाँ पर माना की लिख रहा हूं, माना कि लोकसभा के सदस्य लेकर के आए, और बेटा कितने सदस्य लेकर के आएंगे? प्रारंभ में 1/4 सदस्य। ये सदस्य लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि जी आपने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए क्या किया है? संविधान का उल्लंघन किया है। इस कारण से आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है। अब क्या होगा? ये लोकसभा में जाएगा, लोकसभा 2/3 से पास करेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा इसको 2/3 से पास करेगी। यानी संसद के दोनों सदन के सदस्यों द्वारा पास किया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किसके द्वारा चलाया जाता है? संसद के द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद के ऊपरी हाउस के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों ऊपरी हाउस को ही कहा जाता है उच्च सदन। इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। दोस्तों इसे ही कहा जाता है द्वितीय सदन, सेकेंडरी सदन कहते हैं। इसे ही कहा जाता है वरिष्ठों का सदन, इसे ही कहा जाता है विद्वानों का सदन, इसे ही कहा जाता है बच्चा स्थायी सदन, और इसे ही अपन कहेंगे अप्रत्यक्ष सदन। तो ये सारी जितने भी बातें आपके सामने बता रहा हूं, किसकी आती है? ये राज्यसभा की।
किसका है? राज्यसभा के उपनाम है सारे के सारे। यदि आपसे लोकसभा का पूछ ले तो वहां उच्च की जगह निम्न आ जाएगा, द्वितीय जगह प्रथम आ जाएगा, और स्थायी की जगह अस्थायी आ जाएगा, प्रत्यक्ष की जगह क्या आ जाएगा? प्रत्यक्ष सदन आ जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अभी भी पीछे हमने जिसका जिक्र किया था 30 वर्ष इसकी क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु। को भंग किया जा सकता है, यहां पर आंसर है, क्वेश्चन है राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो अभी भी पढ़ा था, ये स्थायी सदन है, इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता, ये स्थायी सदन होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और जो व्यक्ति जो उम्मीदवार होते हैं उनकी न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आएंगे जीवी मावलंकर, 1952 में बने थे। इन्हें कहा जाता है दोस्तों लोकसभा का पिता, क्योंकि प्रथम बार यही अध्यक्ष बने थे इसके, और जनक भी इन्हें ही कहेंगे अपन, लोकसभा का जनक या पिता किन्हें कहते हैं? जीवी मावलंकर को, गणेश वासुदेव मावलंकर को कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। कौन है जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी? तो भाई लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने वाली है यहाँ पर मीरा कुमार। क्या सही आंसर आएगा? मीरा कुमार जो है दोस्तों लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष बनी थी। यदि दोस्तों आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, हमारे द्वारा करवाया जा रहा कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, एक शेयर भी बनता है अपने दोस्तों के साथ। जिनको अभी परीक्षा देनी है उनसे परीक्षा की तैयारी वाली मैराथन क्लासेस है, बड़ी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपका टाइम वेस्ट ना हो। फिर भी दोस्तों यदि आपको लगता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। भारतीय उच्च न्यायालय, दोस्तों उच्च न्यायालय दे दिया, क्या दे दिया? उच्च न्यायालय। भाई अभी अभी हमने पढ़ा था, यदि आपसे पूछे ना उच्चतम न्यायालय, देखो उच्चतम न्यायालय है। यदि दोस्तों आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय और भाई यदि आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो एक ही बात है भाई, ठीक है, ये तो हो गई एक ही बात। ये है उच्च न्यायालय। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 राज्यों में है जी उच्च न्यायालय। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भाई बिल्कुल यहाँ पर राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल नहीं करेगा। कौन नियुक्ति करेगा इनकी? राष्ट्रपति करेगा। थोड़ा सा बच्चा ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं आपके लिए मैं। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, यही क्वेश्चन आपके सामने है। तो दोस्तों चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इनको शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट वालों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि हाई कोर्ट के शपथ को कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट आता है त्याग पत्र। सुप्रीम कोर्ट वाले अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, हाई कोर्ट वाले राज्यपाल को ना दे करके किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, वो सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल होता है। बात करें हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, वो दोस्तों किसका आता है? हाई कोर्ट के जजों का कार्यकाल आता है। इनको भी पद से हटाया जाएगा, तो पद से हटाने की प्रक्रिया कौन सी आती है? तो दोस्तों यहां पर आएगी महाभियोग प्रक्रिया जैसी। दोनों के लिए सेम टू सेम है। क्या आ जाएगी? महाभियोग प्रक्रिया जैसी। इसका अर्थ ये होता है संसद के परामर्श से इनको हटाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों यहां तक का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन है? तो भाई आप देख सकते हैं भारत के न्यायालय का जो प्राधिकरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले क्या आता है? हाई कोर्ट आता है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, उसके ऊपर क्या आता है? हाई कोर्ट आता है, और उसके ऊपर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट आता है। तो सबसे लास्ट में अपन यहाँ पर कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद 37वां क्वेश्चन हमारे सामने रहा, कौन से मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन पूछा है भाई, और इंपॉर्टेंट है भाई। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यदि यहाँ पर आपको सर्वोच्च न्यायालय दे दे, उच्च न्यायालय दे दे, न्यायपालिका दे दे, तो क्या करोगे? तो क्या आंसर आएगा? न्यायपालिका। क्यों भाई? क्योंकि न्यायपालिका में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों ही तो होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों
अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण। और हाईकोर्ट पूछे ना तो बता दीजिएगा अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट भी मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कौन करेगा? हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेगा 32 के तहत। क्यों? क्योंकि दोस्तों अनुच्छेद 32 में ना 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की रिट जारी की जाती है? 5 प्रकार की रिट। इन्हीं रिट को कहा जाता है आदेश, इन्हीं को कहा जाता है लेख। अब दोस्तों ये 5 प्रकार रिट 32 के तहत भी होती है और अनुच्छेद 226 के तहत भी होती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही मूल अधिकारों के संरक्षक होते हैं, या न्यायपालिका जो है हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करती है। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक यानी कि दोस्तों सीएजी की बात कर रहा है। सीएजी वर्तमान में कौन है? तो अभी पीछे वाली वीडियो में करंट में आपने देखा था गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे क्या है जी? सीएजी है। यदि दोस्तों आपसे पूछ ले सीजीए पूछे तो वो है एसएस दुबे। नए बने भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो सीएजी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। न्यायपालिका का एक अंग होता है जो केंद्र व राज्य दोनों के लिए रिपोर्ट बना करके सौंपता है। अगला क्वेश्चन आता है संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष थी? भाई कि ये क्या क्या कह रहा है कि मूल संविधान में जो मतदाता था उसकी आयु कितनी थी? तो मूल संविधान में मतदाता की आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। वर्तमान में कितनी है जी? तो वर्तमान में है 18 वर्ष। अब ये 18 किसने की? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कर दी। 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18 वर्ष कर दी, यानी कि 18 साल वाला वोट देगा। अब ये कौन से संविधान संशोधन के तहत की जी? 61वें संविधान संशोधन 1988 में की, जो 1989 में तत्काल प्रभाव से क्या हो गया? लागू हो गया। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, मतदाता की आयु 21 से 18 कौन से संविधान संशोधन तहत कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन तहत कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। हाँ जी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की पूछता तो राष्ट्रपति आ जाता। 41वां क्वेश्चन आता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी की गई है? तो भाई इसका आंसर आएगा 500 निर्धारित की गई है राज्यसभा की अधिकतम विधानसभा संख्या। अगला पॉइंट आता है, स्वतंत्रता भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, 12। लेकिन आपसे पूछे मूल संविधान में यानी 26 जनवरी 1950 को कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। आज कितनी बढ़ गई? 4। कितनी हो चुकी है? 12 बढ़ चुकी है। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बढ़ गई भाई। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची विषय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये रक्षा केंद्र सूची का, दंड विधि भी केंद्र का है, शिक्षा समवर्ती सूची का आता है, और भाई कृषि भी किसका आएगा? समवर्ती सूची का। यहाँ थोड़ा गलती से लिख गया, एक छूट गया इसमें कोई भी ऑप्शन। तो दोस्तों एक कृषि पहले राज्य सूची का था, ये शिक्षा भी पहले किसकी थी? राज्य सूची का हुआ करता था। अब ये किसके आ चुके हैं? समवर्ती सूची के आ चुके हैं भाई। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कृषि, शिक्षा, वन वन्यजीव और मापतोल और परिवार नियोजन, इन 5 को है ना समवर्ती सूची में जोड़ दिया है। ये समवर्ती सूची के विषय है। भारत के कौन सा सभी अनुसूची है? 8वीं अनुसूची। ओके, इसमें कितनी भाषाओं को लेख है? बिल्कुल जी, 22 भाषाओं को लेख है। लेकिन बच्चा ये पूछ लेना मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो भाई मूल संविधान में आप क्या बताओगे? यहाँ पर भाषाएं थी 14। कितनी हो गई? आज 8 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई भाई? होकर के 22 हो गई, 8 बढ़ करके। बाकी यदि आपको ये सारी चीज डिटेल में देखनी है ना जी, तो भाई आपको क्या करना है? वीआरबी एजुकेशन के इसे यूट्यूब पर जाओ और प्ले लिस्ट में जाकर के आप पॉलिटिकल के लिए अलग से वीडियोस डाल रखी है। पूरी अनुसूची, पूरी प्रस्तावना, पूरे मूल अधिकार, पूरे मूल कर्तव्य, नीति निर्देश तत्व, पूरे के पूरे भाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज, शहरी वगैरह सब कुछ टॉपिक आपको इसमें करवा रखा है यदि आपको डीपली देखना है। लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अग्निवीर के लिए, तो परीक्षा से पहले की तैयारी लेकर के चल रहा है वीआरबी एजुकेशन। इसलिए भाई आपका विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम फटाफट क्वेश्चन करवा रहे हैं। दल बदल कौन से अनुसूची में आता है जी? 10वीं अनुसूची में आता है। यानी कि एक पार्टी के सदस्य दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, इसे कहा जाता है दल बदल। अगला क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक का। ओके,
47वां क्वेश्चन आया हमारे सामने, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। दोस्तों आप थोड़ा सा इसमें देखिएगा, एक अनुसूची आती है 11वीं अनुसूची, एक अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के तहत और इसको जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? 1992 में। इसको कब जोड़ा गया? 1992 में जोड़ा गया। इस 11वीं अनुसूची का नाम क्या आता है? तो नाम आता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था। और दोस्तों इसका नाम क्या आता है? शहरी स्थानीय स्वशासन। इसके 3 अंग होते हैं। सबसे छोटे स्तर पर आती है ग्राम पंचायत, दूसरे पे आती है पंचायत समिति और तीसरे पे बच्चा इसमें आती है जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। शहरी की बात करते हैं तो ऊपर ऊपर आती है नगर पालिका, दूसरे नंबर पे आती है नगर परिषद और तीसरे नंबर पे भाई नगर पालिका, नगर परिषद और तीसरे पे आती है नगर निगम। इस प्रकार से व्यवस्था है। किस प्रधानमंत्री ने किया ये? तो दोस्तों एक प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने कहा देश बचाओ देश बनाओ। सेम प्रधानमंत्री यहाँ पर आ जाएगा। और राष्ट्रपति की पूछे तो बच्चा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इन्होंने ही दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण और शहरी को क्या दिया था? ये संवैधानिक दर्जा दिया था। यहाँ पर भी राष्ट्रपति सेम टू सेम आएगा। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें विषय 29 आते हैं और इसमें विषय 18 आते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन है भाई हमारे सामने, कौन सा है जो पंचायती राज को अपनाया? कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज को अपनाता है? तो आंसर आएगा राजस्थान। 2 अक्टूबर की बात थी भाई, 2 अक्टूबर 1959 की ये बात थी। 2 अक्टूबर 1959 को उस समय प्रधानमंत्री कौन होते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या किया? राजस्थान में एक जिला है नागौर जिला, और नागौर जिले में भी एक गांव आता है बगदरी गांव। उस नागौर जिले के बगदरी गांव में भाई किसको अपनाया था? मतलब पंचायती राज की इसने शुरुआत कर दी थी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 1959 को इसको आंध्र प्रदेश ने स्वीकार किया था। 49वां क्वेश्चन हमारे सामने रहा, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष होता है दोस्तों महापौर होता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? एक तंत्र का अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निर्कुंज शासन, यानी कि राजतंत्र भी आप इसको बोल सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा, यदि लोकतंत्र पूछता ना तो हमारे सामने क्या जाता है? लोगों के द्वारा शासन आता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। और एक तंत्र का पूछा था इसलिए क्या आंसर होगा इसका? एक व्यक्ति के द्वारा किया गया शासन। 51वां क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत का प्रस्ताव कौन थे? भाई विदेश नीति के जनक जो है वही पंचशील सिद्धांत के जनक है। वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दोस्तों विदेश नीति के तहत ये पंचशील समझौते दिए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है पंच विदेश नीति का जनक। इन्हीं पंचशील सिद्धांत तो कहती है किया गया था। 52वां क्वेश्चन हमारे सामने रहा, किस देश को अलिखित संविधान है? किस देश का अलिखित संविधान है? तो आपके सामने अभी आंसर आ जाएगा। विश्व में कुल 6 देश ऐसे हैं भाई जिनका संविधान कैसा आता है? अलिखित है। ब्रिटेन के बाद बात करते हैं कनाडा, उसके बाद आता है जी इजराइल, चौथे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड और 5वें पे है मालदीव, 5वें पे आता है जी मालदीव और छठे नंबर पे देश आता है सऊदी अरब। तो ये 6 देश ऐसे हैं जिनका संविधान लिखा नहीं गया है। ये रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित संविधान होता है। रीति रिवाज व परंपराओं पर आधारित संविधान है ये अलिखित संविधान। यदि बच्चा डीपली जाना है तो प्लेलिस्ट में जा करके पॉलिटिकल वाली क्लासेस आप जरूर देख लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इतना आपके सामने वायदा करता हूं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अपनी इसी वीडियो से बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? यूके यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान क्या आता है? इसमें अलिखित संविधान है। वो अगला क्वेश्चन आया, भारत के संविधान जो है ये किसके कहने पर बनाया गया था? दोस्तों इसका आंसर आएगा कैबिनेट मिशन। भाई इस कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा की सीट को निश्चित कर दी, कहा कि 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे, यही क्या बनाएंगे? भारत का संविधान बनाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? संविधान सभा। इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का इंपॉर्टेंट नाम आता है, तो अध्यक्ष कौन थे? तो भाई अध्यक्ष थे इसके सर पैट्रिक लॉरेंस। सदस्य 3 आए थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन बनकर के आए थे? सर पैट्रिक लॉरेंस बनकर के आए थे। इसने संविधान सभा की सदस्य की संख्या निश्चित कर दी थी, 389 होंगे। 39 करोड़ 39 लाख उसमें जनसंख्या थी, इसलिए 389 निश्चित किए गए और 10 लाख में से एक सदस्य का इसमें चुनाव होना था।
भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा की दूसरी बैठक में 11 दिसंबर 1940 को। यदि दोस्तों आपसे पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक में वरिष्ठता के आधार पर इनको चुना गया था। सबसे बुजुर्ग आदमी वहां पर यही थे। अगला क्वेश्चन आता है अपना 55वां, भारतीय संविधान पूर्णतया किस तिथि से लागू हुआ था? मतलब कि पूर्णतया किस तिथि से लागू हुआ था? भाई देखो, एक होता है आंशिक रूप से लागू होना और एक होता है पूर्ण रूप से लागू होना। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ। मूल संविधान भी इसी दिन बना था। इसी दिन संविधान में कितने अनुच्छेद जोड़ दिए गए? 395 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने भाग जोड़ दिए गए? तो 22 भाग जोड़ दिए गए। और कितनी अनुसूचियां जोड़ दी गई बच्चा? तो उस समय तो 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। वर्तमान में संख्या 4 बढ़कर के 12 हो चुकी है। अगला पॉइंट लेते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? एक आंसर है परिसंघ, दूसरा आता है प्रबल एकात्मकता, तीसरा आता है दोस्तों आधार। सी आंसर यहाँ स्टार्ट क्वेश्चन हो जाता है आधार के साथ महासंघ, और डी आंसर डी आता है राज्यों का संघ। तो इसका आंसर क्या आएगा? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? इंडिया इज ए स्टेट से बन करके बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? वही बात करता है दोस्तों। यहाँ पर बता देता हूँ, यदि आपसे पूछे, लागू को 2 भागों में बांट देता हूँ। यदि आपसे पूछे आंशिक रूप से कब लागू हुआ था और यदि आपसे पूछे पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो पूर्ण का तो बताना 26 जनवरी 1950 को, और आंशिक पूछे तो आंसर आएगा 26 नवंबर 1949 को। और लागू का अर्थ होता है पूर्ण रूप से लागू होना 26 जनवरी 1950 को। यदि दोस्तों आंशिक रूप से पूछता ना, तो आंसर क्या आ जाता? 26 नवंबर 1949। 58वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता को उल्लेख करता है? दोस्तों भाग 2 आएगा, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 में है, और इसमें कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होगी। वो किसकी? भारत की ही नागरिकता प्राप्त होगी। 59 क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का आता है? तो भारत का आता है। यदि दोस्तों आपसे पूछे सबसे छोटा संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे छोटा संविधान आता है अमेरिका का। यदि आपसे पूछे संविधानों का जनक किसे कहा जाता है, विश्व में संविधानों का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया था? अनुच्छेद 32 को कहा गया, क्योंकि दोस्तों अभी अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था। इसके अंतर्गत 5 रिट आदेश या लेख जारी किए जाते हैं। इस कारण से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की क्या कहा था? आत्मा कहा था। लेकिन दोस्तों नोट डाल करके यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे सीधा सीधा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, ये तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो संविधान की आत्मा पूछता ना, तो सीधा आंसर क्या आता? आपका प्रस्तावना। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है, तो आंसर होगा आपका अनुच्छेद 32। दोस्तों ये आपके लिए पॉलिटी की मैराथन क्लास थी। विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए मैंने पूरी कोशिश की। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर अभी भी जो भी क्लासेस चाहिए, तो आप हमें जरूर कमेंट में ये बात शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।